वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज आपके सामने रख रहा है एक बदलते हुए राज्य की कहानी, और वो है बिहार। बिहार कैसे बच सकता है भारत की प्रगति का आधार, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इस बदलते हुए बिहार में लोगों की रुचि स्टॉक बाजार फाइनेंशियल प्लानिंग में बढ़ रही है। जब लोगों के पास हाथ में पैसा आ रहा है तो वो उसे खर्च भी करना चाहते हैं, पर क्या होना चाहिए सही तरीका, यही समझेंगे हम अपने इस खास सेगमेंट में। मेरे साथ हैं दो खास मेहमान यहाँ पर, कवि कुमार, कंट्री हेड ग्लोबल कैपिटल मार्केट, साथ में हेमंत रस्तोगी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों का तो बहुत स्वागत है, लेकिन 2 दिन से हमने जिस तरह से स्टॉक बाजार के मूड को सुधरते हुए देखा है वो भी काबिले तारीफ है। सरकार ने कुछ कदम उठाए, डीजल की कीमतों को लेकर एक लंबे इंतजार के बाद फैसला हुआ कि इसे बढ़ाया जाए। शुक्रवार को बाजार ने इसको सलाम किया। उसके बाद शुक्रवार की शाम को फिर सरकार ने रिफॉर्म्स के स्तर पर कुछ ऐसे कदम उठाए जो बाजार के मूड को बदल सकते हैं। इन सब पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन हम समझेंगे कि बिहार के लोग कहाँ निवेश करना चाहते हैं, किस तरह से निवेश करना चाहते हैं। कवि जी, आपसे पहले समझना चाहूंगी, सोमवार को क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार है, शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद कुछ बोल्ड स्टेप्स सरकार की तरफ से उठते हुए नजर आए, तो बाजार सोमवार को किस तरह से खुलने वाला है, आपको लगता है किस तरह का मूड नजर आएगा सोमवार को? डरा सहमा रहेगा या तेज रफ्तार? गैप अप के साथ मार्केट खुलेगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सरकार T20 क्यों खेल रही है, टेस्ट मैच क्यों नहीं खेलती। बिग बैग रिफॉर्म्स वाई आर दे हैपनिंग ओवर द वीकेंड? तो इसका इंतजार हमें क्यों करना पड़ा है। दूसरा बात, मैं बिहार का ही हूं, सीतामढ़ी का रहने वाला हूं, तो जिस व्यक्ति ने इस दुनिया को शून्य दिया, आर्यभट्ट ने, वो तरेगना बिहार के थे। तो ये विसंगति रही इस राज्य की कि शून्य सब कुछ है, शून्य के बिना कुछ नहीं है, और शून्य अपने आप में कुछ नहीं है। तो उस भूमि को मैं नमन कर रहा हूं। और मैं 1995 से टेलीविजन पे आ रहा हूं, और यहाँ आपके पॉकेट स्टूडियो में मैंने कई बार इंटरव्यूज किए हैं, एंड आई फील वेरी प्राउड कि इन सब लोगों के सामने बैठ के इस मंच में बैठा हूं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। चलिए, तो फिर बिहार के लोगों के हम सवाल लेंगे, लेकिन हेमंत, फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी जरूरत है, मैं चाहूंगी आप बताएं यहाँ पर मौजूद लोगों को और हमारे दर्शकों को जो टीवी देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर लोग अब खर्चा करना पसंद कर रहे हैं, बाहर जाना पसंद करते हैं, बाहर खाना पसंद करते हैं, शॉपिंग करना पसंद कर रहे हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, इन सब में यानी हाथ में पैसा आ गया है, पर इस पैसे का कैसे करें, क्या बचत करें, कहाँ लगाएं? जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिहार में जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रही है लोगों की, बिहार की ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है और ये कंटिन्यू होने की पूरी उम्मीद है, डेफिनेटली ये कंटिन्यू करेगी। ऐसे समय में आई थिंक हर इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, जैसे अगर ज्यादातर पैसा आप अगर ट्रेडिशनल ऑप्शन में लगाते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इनमें पैसा लगाते हैं, तो समय आ गया कि वो सोच को भी थोड़ा बदले, क्योंकि आज हम इस स्टेज पे है जहां पे इन्फ्लेशन हम देखते हैं बहुत ज्यादा है, पोस्ट टैक्स रिटर्न जहां पे जनरली हमारा ध्यान नहीं जाता है, रियल रेट ऑफ रिटर्न जहां पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, समय आ गया है कि हम उन चीजों को ध्यान रखें। जैसे अगर हम ट्रेडिशनल ऑप्शन में पैसा लगाते हैं, अगर आपको 8 या 9% भी रिटर्न मिले, अगर आप टैक्स पेयर हैं 20%, 30%, आपके हाथ में कितना, आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। बहुत जरूरी है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है रिस्क का, उसको बदले। क्या होता है, हम जब भी बात करते हैं रिस्क की, हमको लगता है हमारा कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे बड़ा एक रिस्क है इन्फ्लेशन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अगर आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेंगे, मान लीजिए आप 15 साल तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बाद में पता चला कि हमने इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं किया, तो क्या फायदा हुआ उसका। बहुत जरूरी है एक एसेट एलोकेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस फॉलो करें, जिससे आपका पूरा प्रोसेस जो है वहां ही सिंपल हो जाएगा। आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव आप अचीव करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली कर पाएंगे। तो मुझे लगता है इमोशनल रिस्क एक और होता है फाइनेंशियल रिस्क के साथ, उसको बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और इन सब में किस तरह से इन्वेस्टमेंट को लेकर अप्रोच है, इसे बदलने की जरूरत है, और हम यही ज्ञान आप तक लेकर आए हैं अपने इस खास शो में। सवालों का रुख करते हैं, हमारे साथ जितने भी लोग बैठे हैं बिहार में काम करते हैं, बिहार में रहते हैं, और सवाल है कई इनके। शुरुआत करते हैं नीरज अग्रवाल जी के सवाल से। प्रोफेसर हैं आप, बताइए नीरज जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा सवाल है, कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं जिसका मार्केट ने बहुत स्वागत किया। कल शेयर बाजार में काफी तेजी थी, त्वरित रिएक्शन था, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं, और इन आर्थिक सुधारों का शेयर बाजार में क्या प्रभाव पड़ेगा, और क्या इससे कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप देखते हैं जिसके कारण शेयर बाजार में कुछ नकारात्मक रुख भी हो सकता है? बिल्कुल नीरज जी, आपका सवाल हम रखेंगे कवि जी के सामने, और अभी कवि कुमार खुद ही कह रहे थे कि T20 के मूड में जो सरकार फैसले ले रही है, क्या इसकी स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं? देखिए, एक तो मैं आपको नीरज जी कहना चाहूंगा, व्हाट इज लॉन्ग टर्म? इन द लॉन्ग टर्म विल ऑल बी डेड।
तो एक 80 साल के आदमी का लॉन्ग टर्म 1 साल हो सकता है और एक 30 साल के आदमी का लॉन्ग टर्म 30 वर्ष हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए सब कुछ अच्छा होता है। दूसरा बात यह कि जहां तक सरकार की इंस्टेबिलिटी, मैं बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, पोस्चरिंग खूब होगी। मैंने एक पैनल मीटिंग में गुरुदास दासगुप्ता थे, तो मैंने कहा कि हाईएस्ट सेल्स टैक्स डीजल का वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद बिहार में, उसको अबॉलिश कर दीजिए, वो तो स्टेट सब्जेक्ट है, उसमें तो सेंटर का कोई रोल नहीं है। तो पोस्चरिंग बहुत होगी। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट बियॉन्ड अ पॉइंट यू कैन सब्सिडाइज। आप एक एलपीजी सिलेंडर 6 सिलेंडर का जो कैप की बात है, आपको मैं बताता हूं, मेरा ड्राइवर एक्चुअली 6 सिलेंडर यूज करता है, हल्दीराम रोज 6000 सिलेंडर यूज करता है। आप एक छोटा किसान को 100 लीटर डीजल से ज्यादा नहीं चाहिए। 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, 2.5 एकड़ जमीन, 100 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं चाहिए। मेरे घर के सामने एक रिलायंस का टावर है, उसमें रोज 100 लीटर डीजल लगता है, और बिहार झारखंड में से 2700 टावर है और पूरे देश में 4.5 लाख टावर है। तो आप किसको सब्सिडाइज कर रहे हैं? एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस। तो पोस्चरिंग होगी। ममता बनर्जी भी 72 घंटे में सरकार से निकल रही है, कहीं नहीं जा रही है। शी नीड्स सेंटर, शी नीड्स दैट मनी। सबको बेल आउट पैकेज चाहिए, तो कहीं कोई नहीं जा रहा है, और एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ये जरूरी है। बाइट द बुलेट। यानी कि समय की मांग है, क्वेश्चनिंग तो बहुत होगी, लेकिन यही समय की मांग है और यही करना था और यही हुआ है। अगला सवाल हम लेंगे सुनील कुमार चौधरी साहब का। जी सुनील जी, पूछिए अपना सवाल, माइक अपने। हाँ जी सर, पहले तो मैं सीएनबीसी आवाज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिया हम लोगों को, जो हम अपने फाइनेंस एंड प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर सके। मेरा क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल है सर। जैसे मैंने LIC के पेंशन प्लान में इन्वेस्ट किया है, जिसमें रिटर्न बहुत ही लेस है, तो क्या और कोई प्राइवेट जिसमें रिटर्न ज्यादा हो और रिस्क कम हो? क्योंकि जिस तरह से रिटर्न उधर आ रहा है वो बहुत ही कम है आज के डेट में, और जैसा सर बता रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम इन्वेस्ट करें तो ज्यादा रिटर्न है, लेकिन उस तरीके की लोन अवेलेबिलिटी बिहार में आज उस तरीके की नहीं है जो लैंड पे आपको तुरंत से लोन मिल जाए। उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया है। तो क्या पेंशन प्लान से संबंधित कोई और प्राइवेट सेक्टर का कोई कंपनी आप बता सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं? एक सेकंड प्रियंका, मैं एक चीज इनको बोलना चाहूंगा, यू विल आंसर दिस। देखिए, जीवन की त्रासदी ये होती है कि हर आदमी स्वर्ग देखना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है। तो सबको हायर रिटर्न चाहिए, रिस्क कोई नहीं लेना चाहता है। विदाउट रिस्क हायर रिटर्न नहीं मिलेगा। बाकी हेमंत बताएंगे। हेमंत, बिल्कुल इनका जो सवाल है, ये कह रहे हैं क्या करें, पेंशन प्लान है, लेकिन क्या किसी प्राइवेट कंपनी के पेंशन प्लान में स्विच करें? रिस्क टेकिंग जो आप बता रहे थे, और रिस्क टेक करके आप कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, बताइए सुनील जी को। देखिए, यहाँ पे जैसे आपने कहा, पेंशन प्लान जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक ट्रेडिशनल तरीका है पेंशन के लिए, कॉर्पस बिल्ड करने के लिए। अगर आप 15, 20, 25 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक आपको एक रेडी प्रोडक्ट है पेंशन प्लान, जिसमें आपने डाल दिया, जिसमें हो सकता है कुछ पैसा इक्विटी में जाए, कुछ पैसा डेट में जाए, तो वो डिपेंड करता है किस तरह की एलोकेशन है। जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही है, इन प्रोडक्ट में रिटर्न बहुत कम होता है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा अप्रोच को बदलने की जरूरत है। जैसे हमने पहले बात की, रिस्क की हमने बात की। लॉन्ग टर्म में रिस्क क्या है? रिस्क है इन्फ्लेशन। लॉन्ग टर्म में कैपिटल लॉस का रिस्क नहीं है। अगर आप 15, 20 साल के लिए अगर पूरा पैसा इक्विटी में भी लगाएं और एक डिसिप्लिन अप्रोच से इन्वेस्ट करें, जैसे हर महीने अगर मान लीजिए SIP के द्वारा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो कैपिटल लॉस होने का चांस नहीं है। जरूरी है आप उस एसेट क्लास में इन्वेस्ट कीजिए जहां से आप कॉर्पस भी बिल्ड कर सकें, आपको हेल्दी रिटर्न मिले और टैक्स एफिशिएंट रिटर्न भी मिले। तो एक मेरी सलाह आपको ये रहेगी, ऐसे जिनकी भी ऑब्जेक्टिव है पेंशन के लिए, कॉर्पस बिल्ड करने के लिए, तकरीबन समय आपके पास 15, 20, 25 साल का रहता है। यहाँ पे आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो म्यूचुअल फंड का रूट लीजिए। SIP के द्वारा आप इन्वेस्ट कीजिए। कॉर्पस बिल्ड करना, मान लीजिए आपका टाइम होराइजन 20 साल का है, 17-18 साल तक आप उस प्रोसेस को आप जारी रखिए उसको। उसके बाद धीरे धीरे पैसा जो है निकाल के वो डेट फंड में लेके आइए। तो उससे क्या होगा, आपका जो रिस्क है इक्विटी मार्केट का, वो आपने डिसिप्लिन अप्रोच से कम कर लिया। आपके जो रिटर्न आएंगे उस समय वो पूरे टैक्स एफिशिएंट है, और जब आपकी जरूरत है पेंशन लेने की, उस समय पे आप पैसा अपना डेट फंड में ले आइए, ताकि उस हिसाब से जो भी आपकी जरूरत हो उस समय पे, उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके। तो मुझे लगता है, जैसा मैंने पहले कहा था, ट्रेडिशनल ऑप्शन से थोड़ा आगे बढ़ के हमको सोचना पड़ेगा, तभी हम जितने भी हमारी जो दुविधाएं हैं, चाहे वो रिस्क है, उसको हम एड्रेस कर पाएंगे। बिल्कुल, यानी इक्विटी में अगर घुसना चाहते हैं हेमंत, तो आपकी तरफ से एक सलाह जो आई है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। इक्विटी में घुसना तो म्यूचुअल फंड का एक रास्ता हेमंत कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो सकता है, सेफ और सिक्योर है और आपको रिटर्न भी देगा। अब लेते हैं सवाल यहाँ पर साकेत चित्रानी जी का। साकेत जी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से? गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग सर। सर, अभी रिटेल कंपनियों के स्टॉक में क्या पैसा लगाना सही रहेगा, और वो कंपनियां कौन कौन सी है सर? रिटेल के स्टॉक में पैसा लगाएं कि नहीं, और एफडीआई को लेकर इतना बड़ा फैसला मल्टी ब्रांड रिटेल में आया है, तो कौन से वो स्पेसिफिक स्टॉक हो सकते हैं कवि सर? देखिए, बहुत सिंपल एक थंब रूल है स्टॉक मार्केट का, बाय ऑन बैड न्यूज, सेल ऑन गुड न्यूज। तो जितने रिटेल के स्टॉक्स है ऑलरेडी उनमें रनअप आ चुका है, तो पैंटालून हो, शॉपर स्टॉप हो, और डेफिनेटली मंडे को गैप अप के साथ खुलेंगे। तो एक भेड़ चाल होती है, जैसे एक समय था कि एविएशन के स्टॉक में पता नहीं लोगों को लगता था हर आदमी बस ट्रक छोड़ के हवाई जहाज से ही चलेगा, और फिर पता चला कि ऑल एविएशन कंपनीज आर ब्लीडिंग। तो मेरे हिसाब से अभी कम से कम 15 से 20 दिन वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि रुख किस तरह का होगा। काफी अपोजिशन होगा, काफी कुछ होगा, भारत बंद वगैरह भी होगा, सब कुछ होगा। उसके बाद क्या रुख एक्चुअली निकल के आता है, और फाइनल प्रिंट पढ़ना बहुत जरूरी होगा कि उसमें किस किस तरह के क्लॉजेस सरकार लेके आती है, जैसे कि मिनिमम इतना सोर्सिंग लोकल सोर्सेस से हो, क्या क्या होगा। तो फाइनल पॉइंट पढ़ने के बाद और तब देखना होगा कि उसमें किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जो बड़ी कंपनियां वॉलमार्ट वगैरह है, उनको किसी लोकल पार्टनर की आवश्यकता उतनी ही होगी कि जितना उनको रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को मीट करने के लिए जरूरत है। न उनको कैपिटल चाहिए, न उनको एक्सपर्टाइज चाहिए, न उनको लॉजिस्टिक्स चाहिए। दे कैन बिल्ड इट देयर ऑन देयर ओन, पैसा उनके पास इतना है, सब कुछ है। तो वो सिर्फ जरूरत की वजह से लोकल पार्टनर रखेंगे, और वो जरूरत की वजह से कौन लोकल पार्टनर बेस्ट सूटेड होगा, ये फाइनल प्रिंट पढ़ने के बाद ही होगा। मैं अभी बोल दूं कि हाँ एफडीआई आ गया, पता नहीं सारी दुनिया बदल जाएगी सोमवार से, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यानी साफ तौर पर एफडीआई की जो खबर रिटेल के क्षेत्र में आई है, इस पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए, ये कहना है हमारे मार्केट एक्सपर्ट का। जरा सा इंतजार कीजिए फाइन प्रिंट्स पढ़िए, फिर समझिए कि कौन से रिटेल के स्टॉक में आप घुसना चाहते हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अभी हाजिर हो रहे हैं, हमारे दोनों ही एक्सपर्ट बने हुए हैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग से लेकर स्टॉक मार्केट के सारे सवालों के जवाब देने के लिए। वेलकम बैक। बिहार है प्रगति की राह में, और इसी के साथ बिहार के लोग भी हैं प्रगति की राह में। जी हाँ, यहाँ पर आर्थिक हालात बदल रहे हैं। कहाँ 2004-2005 में कुछ हजार गाड़ियां ही चलती थीं, पर अब डेटा बता रहे हैं कि 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां बिहार की सड़कों पर दौड़ रही हैं, और ऐसे में बहुत जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग की। साथ ही में स्टॉक मार्केट में भी रुचि बढ़ रही है, इसीलिए हम लेकर आए हैं स्टॉक मार्केट से लेकर के फाइनेंशियल प्लानिंग पर आपके लिए एडवाइजर। हमारे साथ हैं श्री कवि कुमार, कंट्री हेड ग्लोबल कैपिटल मार्केट, और श्री हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स लिमिटेड। हम बात कर रहे हैं लोगों के, उनके सवाल ले रहे हैं, और सीधा लेते हैं यहाँ पर बरखा कसेरा जी का सवाल। बरखा जी पूछिए। मेरा सवाल ये है आपसे कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती और डीजल के दाम बढ़ने के बाद ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड ऑयल कंपनीज में निवेश करने का क्या यह सही मौका है? देखिए, अभी भी इस सब के बावजूद तकरीबन 1,72,000 करोड़ रुपए का, आज के अगर हिसाब से चले तो 1,72,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा ऑयल कंपनीज को इस साल में। दिक्कत क्या है कि स्ट्रक्चर जो इंडियन ऑयल पहली भारतीय कंपनी थी जो फॉर्च्यून 500 कंपनी बनी, उसको आज कोई बैंक गारंटी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप जो सरकार ऑयल बॉन्ड्स दे रही है, ऑयल बॉन्ड्स क्या है, आज अपनी लायबिलिटी को आप फ्यूचर में पोस्टपोन कर रहे हैं। आप देखिए विसंगति क्या है कि अगर क्रूड का दाम बढ़ता है तो ओएनजीसी जो क्रूड सप्लायर है उसका शेयर का भाव बढ़ना चाहिए, उल्टा होता है, क्योंकि किसी को नहीं समझ में आता कि सब्सिडी बर्डन कितना ओएनजीसी को डाल दिया जाएगा, गेल को डाल दिया जाएगा। गेल तो तेल नहीं बेचती है। तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी, क्रॉस सब्सिडाइजेशन, एडहॉकिज्म कि सरकार कब बढ़ा देगी, नहीं बढ़ाएगी, घटा देगी, क्या करेगी। आपको टैक्स स्ट्रक्चर अगर आप समझिएगा तो दिल्ली में 72 रुपए लीटर जो पेट्रोल है उसमें तकरीबन 40 रुपए टैक्स है। आप देखिए गोवा में मनोहर पर्रिकर ने क्या किया, 11 रुपए वैट हटा दिया पेट्रोल से। तो चूंकि सरकार की अपनी इनएफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से उनको टैक्स चाहिए,
पहले कस्टम ड्यूटी लगाते हैं इंपोर्ट पे, उसके बाद एक्साइज लगाते हैं, फिर सेल्स टैक्स लगता है। तो अपनी इनएफिशिएंसीज को छुपाने के लिए इनको पनिश करते हैं। तो मैं हमेशा मान के चलता हूं कि स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अनसर्टन जगह है और वहां पर सरकार की अनसर्टनिटी आ जाती है, तो वहां मैं निवेश नहीं करना चाहूंगा। चलिए अगला सवाल पारस कुमार जी का लेते हैं, यहीं पर मौजूद है हमारे बीच में। पारस जी, जी हाँ, पूछिए अपना सवाल। जी पारस जी, पूछिए अपना सवाल। जी धन्यवाद। मेरा सवाल है कि मैं सहरसा और सुपौल डिस्ट्रिक्ट में कम इनकम वाले लोगों के साथ काम करता हूं। आए दिन मुझे देखने को मिलता है कि जो हाउसवाइफ होती हैं उसको कोई कंपनी इलाहाबाद या कानपुर पे डिवेंचर रेज करने के लिए लगा देते हैं, और वो लोग गरीब लोगों से ही जो है डिवेंचर या बॉन्ड्स के नाम पे पैसे रेज करते हैं, और वो लोग हम लोग के पास आते हैं कि ये सही है या गलत है। हम लोग इसको चेक नहीं कर पाते हैं कि कंपनी सही है या गलत है। बहुत हार्ड अर्न मनी लोग अपनी बेटी की शादी या बच्चे के एजुकेशन के लिए रखते हैं। इसको कैसे चेक किया जाए? क्या कोई साइट है? जैसे एमसीए की साइट भी देखते हैं तो पेडअप कैपिटल या इसके अलावा हमको कुछ पता नहीं चलता है। बहुत हार्ड अर्न मनी और बहुत तेजी से लोगों से लिया जा रहा है। क्या हेमंत आप इनकी मदद कर पाएंगे? देखिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जिसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा नहीं होती है, इसीलिए कहा जाता है, हमेशा मानते हैं कि लोगों को ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की म्यूचुअल फंड्स की, अगर हम बात करें, मैं आपको पहले बताता हूं क्या कर सकते हैं आप, क्योंकि आगे भी इसको बदलना है। म्यूचुअल फंड जैसी ऑप्शन है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही वेल रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। सब आपका जो पैसा इन्वेस्ट होता है आपको मालूम पड़ता है कि क्या हो रहा है, और उसमें बहुत सारी वैरायटी के फंड हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, वहां भी बहुत सारे डेट फंड हैं, शॉर्ट टर्म फंड हैं, इनकम फंड हैं, हाइब्रिड फंड हैं। मुझे लगता है, और आज के समय में अगर आप चाहें तो 500 रुपये महीना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके अंदर। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को एनकरेज करने की जरूरत है ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए कि जितने भी डिबेंचर्स या जिस तरह के जो ऑप्शन हैं, इसमें मेजर अट्रैक्शन क्या है कि आपको गारंटेड रिटर्न बताया जाता है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि इसमें मिलने वाला है कि नहीं, कितना रिस्क है। वहां से थोड़ा हटने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी ये ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो प्रॉपरली रेटेड है, आपको पता चलता है कि ठीक है इसकी रेटिंग सही है या नहीं, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है ट्रांसपेरेंट ऑप्शंस जैसे म्यूचुअल फंड हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, इन्वेस्टर्स को एनकरेज कीजिए कि इनके अंदर इन्वेस्ट करें। और बहुत सारी वैरायटी है, जितना आप रिस्क लेना चाहें उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। तो मुझे लगता है आगे जाके ऐसी अप्रोच रखी तो सही रहे। बिल्कुल। कवि जी, आप भी मैं आपको एक बात, सन 80 और 90 के दशक में आपको याद होगा जेबीजी फाइनेंस, कुबेर फाइनेंस, हॉफलैंड फाइनेंस, वो पैसा लेके गए थे। तो होता क्या था, वो कहते थे कि 1 लाख का डिपॉजिट कीजिए तो आपको एसी फ्री मिलेगा। एक्चुअली 1 लाख में एसी बेच रहे थे। ममता कुलकर्णी का नाइट शो कराया, उन्होंने कहा कि अगर 10,000 रुपए जमा कराइए तो आपको पास फ्री मिलेगा, तो वो एक्चुअली बेच रहे थे। तो आप वो जो रिस्क के साथ वो रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा प्रॉमिस करते हैं, उस चीज से समझना चाहिए कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवार्ड की बात कर, रिटर्न की बात करें तो इसमें रिस्क भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो बात को समझना चाहिए। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवॉर्ड फिलहाल हमारे बाजार देखते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ने जिस तरह के बोल्ड स्टेप उठाए हैं, तो क्या हेमंत जी आपको लगता है अभी शेयर बाजार में एंटर करने का सही वक्त है, वैसे लोग जो नए निवेशक हैं उनके लिए? देखिए, इसके दो पहलू हैं। हम हमेशा कहते हैं कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का कोई सही और कोई गलत समय नहीं होता है। इसके लिए हम हमेशा बात करते हैं कि एक एसेट एलोकेशन प्रोसेस होता है, यानी आप अपने रिस्क के हिसाब से, अपने टाइम होराइजन के हिसाब से अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसका कुछ हिस्सा जो है वो इक्विटी में जाएगा, कुछ हिस्सा डेट में जाएगा, कुछ हिस्सा गोल्ड में जाएगा, कुछ हिस्सा रियल एस्टेट में जाएगा। इसको मेंटेन करने का फायदा क्या है, आपको किसी इवेंट की वेट नहीं करती। अभी कुछ इवेंट्स हमने देखे पिछले 2-3 दिनों में कुछ हो रहे हैं, सडनली बहुत सारा इंटरेस्ट है इक्विटी में कि अभी हमको इक्विटी में पैसा डालना चाहिए कि नहीं। तो इसीलिए आई थिंक एसेट एलोकेशन जो प्रोसेस है उसको आप फॉलो करें और उसको मेंटेन करें। टाइमिंग करने की कोशिश मत कीजिए कि अभी देखते हैं मार्केट और नीचे जाएगा तभी डालेंगे। अपना एसेट एलोकेशन बनाइए। दूसरा, एक सोच में और बदलने की जरूरत है यहाँ पे कि हम जब तक पेपर पे रिटर्न नहीं देखते हैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। इक्विटी मार्केट का रिटर्न अगर 20-25% हुआ तो हम बहुत खुशी से पैसा डालेंगे, लेकिन जब नेगेटिव रिटर्न है, जो सही समय है, तब हम पैसा नहीं डालते हैं। डेट फंड में इनवर्स रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस के बारे में। जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो डेट फंड अच्छा करेंगे, जब वो 10% का रिटर्न दिखेगा तो हम उसमें पैसा डालेंगे, जब वो 4 या 5% का रिटर्न है जो सही समय है तब पैसा नहीं डालेंगे। तो मुझे लगता है वो पेपर पे रिटर्न देख के इन्वेस्ट करना बंद कीजिए, थोड़ा सा आगे सोच के समझ के अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाइए। मुझे लगता है हर इन्वेस्टर के लिए वो सही है। चलिए, शुक्रिया हेमंत विस्तगी आपका हमारे इस खास शो और इस खास शहर में जुड़ने के लिए। कवि जी, आपका भी शुक्रिया। आपका ही राज्य है जहां पर हम बैठे हुए हैं। हम दोनों मेहमानों का शुक्रिया करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो यहाँ पर हमारे इस शो से जुड़े हुए हैं कुछ काम की बात यहाँ से लेकर जाएंगे और याद रखेंगे कि CNBC आवाज
ने इस बात को आप तक पहुंचाया था। इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन इस ब्रेक के बाद है हमारा मेगा शो। जी हाँ, बिहार डेवलपमेंट समिट, जिसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दिग्गज रहेंगे, साथ में ही मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जुड़ेंगे हमारे इस खास चर्चा में। बताएंगे किस तरह का रोड मैप उन्होंने तैयार किया अपने राज्य को तरक्की की नई राह पर ले जाने के लिए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से सुनेंगे कि उन्हें क्या दिखता है बिहार में। हमारे साथ होंगे अनिल अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वेदांता ग्रुप, ब्रिटानिया की मैनेजिंग डायरेक्टर विनीता बाली, यूके सिन्हा, सेबी के चेयरमैन संजय पुगलिया हमारे संपादक। उनके साथ हम जुड़ेंगे बिहार डेवलपमेंट समिट के इस अगले कार्यक्रम में और समझेंगे बिहार में किस तरह की क्षमता है। तो वापस आइए बिहार के इस राज्य को बदलते हुए देखने के लिए।